साथियों, आज के लिए नमस्कार। आप देख रहे होंगे मेरे चारों ओर का वातावरण देखिए। कैसा है यह माहौल जो है गांव वालों के लिए तो मामूली है, साधारण है, क्योंकि गांव का रहन सहन एक तरफा होता है। जैसे मैं ये किसी खेत में खड़ा हूँ और गांव में जो होता है कि बसाहट एक तरफ होती है और फिर जो बचा एरिया होता है, जो जगह होती है, उसमें सब लोगों के अपने खेत बाड़ियाँ होती है, जहाँ से वे अपनी जीविका उपार्जन के लिए कुछ कुछ फसलें लगाया करते हैं और समय समय पर, और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ लोगों के पास अपने खेत इत्यादि नहीं होते हैं, तो वे लोग दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और कुछ लोग होते हैं, जैसे 1000 की आबादी में 10 या 15 लोग बाहर नौकरी पेशे के लिए निकल जाते हैं। कुछ लोग सेठ साहूकार व्यापारियों के यहाँ काम कर लेते हैं और जो शेष बचे लोग हैं वो कृषि का कार्य करते हैं भिन्न भिन्न। तो कल हम विद्यार्थी जीवन पर बात कर रहे थे और आज का जो हमारा विषय है कि हमारे अंदर बहुत से प्रतिभाएं होती है। तो हर व्यक्ति के अंदर ज़रूरी नहीं कि एक ही विधा हो। कोई शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल है तो कोई किसी कार्य विशेष के क्षेत्र में अव्वल है। सभी की अपनी अपनी दक्षता है। किसी ने कृषि के अंदर इतनी अच्छी अपनी मजबूत पकड़ बना ली है कि वह 2 एकड़ में 20 क्विंटल भी पैदावार निकाल लेता है, और उससे भी अच्छी भूमि पर कोई व्यक्ति 2 क्विंटल भी नहीं निकाल पाता, और कोई तो ऐसा भी होता है कि इस भूमि से अपने जितने बीज लगाया होता है वो भी प्राप्त नहीं कर पाता। तो इसका हम क्या अंतर माने? भूमि भी वही है, प्रकाश की किरण या सूरज की रोशनी सभी के लिए वही है, और जो रसायन उर्वरक इत्यादि डालता है तो यह भी उसकी अपनी क्षमता के अनुसार है, परंतु वह व्यक्ति दक्ष नहीं है। और आज हम बात करते हैं दक्षता पे ही। तो दक्षता किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। हम यहाँ गांव में तो सिर्फ दक्षता एक ही है कि कोई व्यक्ति एक अलग हुनर जानता है। जैसे एक व्यक्ति लकड़ी का काम करता है तो जीवन में कभी ना कभी किसी व्यक्ति को मकान बनाना पड़ता है, तो उसके लिए 2-4 दरवाजे बनाने पड़ेंगे, खिड़कियां बनानी पड़ेंगी, और तो इस प्रकार वो हर एक का जो है एक दिन पड़ता है, तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से व्यक्ति का गुजारा होते रहता है। मान लो 1000 व्यक्तियों का गांव है और 100 परिवार रहते हैं, तो एक व्यक्ति ने किसी को 5000 रुपये का काम दिया, मेहनत मजदूरी में सब कुछ लागत काट के मान लो 2000 रुपये भी उसे बचे,
और ऐसे 50 लोगों का साल में काम आया तो 1 लाख रुपए हुए। औसतन लें तो हम 8 से 10 हज़ार रुपये महीने में उसका घर चल जाता है। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में है। व्यापार में भी ले, पर मगर व्यापार के लिए ज़रूरी है कि कोई पूंजी लगाई जाए। पूंजीगत स्थितियां ही व्यापार को जन्म देती है। कोई व्यापार भी वैसे बहुत तरह के होते हैं। आज तो चिकित्सा भी व्यापार बन गया है, शिक्षा भी व्यापार बन गया है। इस वैश्वीकरण के दौर में सब कुछ बिक रहा है। बस यह है कि उसके लिए जो बाज़ार की परिकल्पना है वह बाज़ार सही होना चाहिए। तो साथियों, हम दक्षता की बात करें तो आदमी अपने हुनर में कहीं से भी दक्षता प्राप्त कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही के पीछे भागें। होता क्या है, यदि कोई व्यक्ति कुछ समय में किसी नए कार्य में सफल हो जाता है तो लोगों को लगता है कि इसने अचानक से सफलता प्राप्त कर ली है और बहुत आसानी से प्राप्त कर ली है। तो वो व्यक्ति की जब सफलता को लोग देखते समझते हैं तो कहते हैं ये तो इसने बहुत कम और आसानी से प्राप्त कर ली है। तो फिर क्या करते, सब लोग भेड़ चाल की तरह उसके पीछे या उसी मार्ग पर भागने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि गांव के 10 विद्यार्थियों ने एक साथ हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण की और परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद में उन सभी ने एक साथ में अपने अपने अध्ययन को किया और उसमें से एक व्यक्ति जो था, या सभी ने, ये कहें कि उनमें से एक व्यक्ति ने एक सिपाही के लिए यह परीक्षा दी और वो सफल हो गया। लोगों ने देखा कि इसके पास तो कुछ भी नहीं था, मात्र इसने हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की, मगर वो वर्षों से उसके लिए फिटनेस ज़रूरी होता है। तो सिपाही की नौकरी के लिए कम से कम 9-10 किलोमीटर की दौड़ की प्रैक्टिस होती है, ऊंची कूद, लंबे कूद, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। उसमें वह अपने सालों तक का समय जो है ना उसमें व्यतीत करता है और लोगों को लगता है कि ये तो हमारे सामने रोज़ स्कूल जाता था, इसने परीक्षा दी और ये पास हो गया। तो देखिए, बौद्धिक स्तर पर तो हम किसी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, मगर वहाँ भी आजकल स्तर पाए जाते हैं ना। एक शारीरिक पहले तो लिखित परीक्षा होती है, फिर होती है दूसरी की शारीरिक परीक्षा होती है और उसके बाद मौखिक परीक्षा होती है। तो इन 3 स्तरों से गुजरने के पश्चात ही जो सफल होता है उसे ही आज एक छोटी सी नौकरी भी प्राप्त होती है। हमारा ये ध्येय नहीं है, मेरा ध्येय नहीं है कि मैं नौकरी को प्रमोट करूं। हाँ, ज़रूरी है आदमी के लिए कि किसी भी संसाधन के द्वारा अपने परिवार के जीवन यापन के लिए वो कोई भी विधा को विकसित करे या किसी भी विधा में पारंगत हो, निपुणता हो, क्योंकि उसके बिगैर संभव नहीं है। आज जितना भी जीवन है, कई लोगों के पास पूंजी रखी है तो वो अपने पूंजी के कारण और अपने पारिवारिक स्रोत के अनुसार वर्षों से जो उनके पारंपरिक है या किसी के व्यापार जमाया है तो वो आकर के अपने व्यापार में पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और व्यापार से उनका जीवन यापन हो रहा है। परंतु यह ज़रूरी नहीं ना, एक नया व्यक्ति यदि प्रवेश करता है व्यापार में तो उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, व्यापार भले ही छोटा सा भी क्यों ना हो। तो मैं आपसे एक लकड़ी पर कारीगरी की बात करता था। तो गांव में एक व्यक्ति सिर्फ लकड़ी पर अपने चौखट, दरवाजे, खिड़कियां बनाकर जीवन यापन करता है तो भी काम चल जाता है। हमें इसके विपरीत लें तो शहर में देखें तो लकड़ी पर नक्काशी और कारीगरी की जाती है, जो गांव में इतना समय नहीं होता। हो सकता है जो चौखट यहाँ पे 5,000 रुपये में मिलती है, वही नक्काशी के साथ में शहर में किसी अच्छे भवन में
उसको नक्काशी युक्त यदि लगाया जाएगा तो वो चौखट 25,000 की होगी। तो शहर का जो व्यक्ति है वो काष्ठ कला में निपुण होता है। आजकल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिसे ITI कहते हैं, उसमें क्या है, एक विषय होता है कारपेंटर। कारपेंटर मतलब लकड़ी की कारीगरी पर। तो उसमें यही चीज़ें सिखाई जाती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें यदि 6 फुट की लकड़ी चाहिए और हमारे पास 5 फीट की है, तो 2 फीट की लकड़ी के लिए हम लोग रुक जाते हैं, क्योंकि गांव में लोगों को पता नहीं कि 2 लकड़ियों को कैसे जोड़ करके और एक 6 फीट का एक तैयार करना। मगर शहरों में क्या होता है कि कोई भी चीज़ का छोटे से छोटा अंश भी उपयोग में ले लिया जाता है। तो क्या होगा कि यदि एक एक फिट के भी टुकड़े बचे हैं तो उसको बाकायदा नाप जोप ले करके उसको सही क्रम में 6 टुकड़ों को जोड़ करके एक 6 फीट का तैयार कर लिया जाएगा और उससे फिर जो नक्काशी करनी है, जो करना है वो करके भी लगा दिया जाएगा। तो ये सारी सब कुछ दक्षता पर निर्भर करता है और दक्षता आसान नहीं है। हाँ, इसमें भी जहाँ देखो किसी भी क्षेत्र में ले लो तो दक्षता में यहाँ भी क्रम अनुसार लागू होता है। क्रमगत सीढ़ियाँ हैं। हम कहें कि गांव का एक कारीगर है, वो शहर में जाता है तो वो शुरू में थोड़ा पाता है, उतना नहीं। पुराने जो बचे मजे हुए कारीगर है वो हज़ारों रुपए अपने महीने के या प्रतिदिन के भी कमाते हैं और गांव में जाने वाले की दक्षता सीमित है। तो क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपने में जो सीमितता है उसको असीमितता में परिवर्तित करें। जैसे एक व्यक्ति का मस्तिष्क यदि मान ले कि उसने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की है और अपने उससे आगे की शिक्षा नहीं ली है, एक ने माध्यमिक की ली है, एक ने उच्चतर माध्यमिक की ली है और एक ने ग्रेजुएशन किया है, एक ने मास्टर किया है और एक ने मतलब डॉक्टरेट किया है। हम यही ले लेते, किसी भी छोटे से विषय पर डॉक्टरेट किया। तो ये 100 लोगों के अनुपात में हो सकता है कि 1:10:70 जो भी हो सकता है। तो ये अनुपातिक के रूप में है, मगर उसमें अपने सबके समझने की क्षमताएं भी तो अलग अलग होगी। मगर यह कुछ जो हो रहा है सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में है। यदि हम वहीं देखें दक्षता के क्षेत्र में, तो एक व्यक्ति ने अपनी कारीगरी में 20 साल दिए, तो 20 साल में उसके पास में कारीगरी का PhD है, काष्ठ कला में PhD है। वह व्यक्ति और आज के 9 से किए में बहुत अंतर होगा ना। इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता। मगर हाँ, हमें निरंतरता से लगे रहना है और कार्य को एक रूप देते रहना है। हाँ, तभी सब कुछ संभव है। हमें पता है कि जो अपनी रुचि लेकर के जो व्यक्ति शिक्षा में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और किसी भी विषय कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, तो उस रुचि के साथ में जब वो आगे बढ़ता है और अपने आप को, अपनी दक्षता को जाहिर करता है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही दिन में आदमी को शिक्षक की उपाधि या कुछ और उपाधि मिल जाए। अब हम देखते हैं गांव वालों के लिए एक प्राथमिक शाला का शिक्षक होता है, वही सबसे बड़ा होता है कि बोले एक शिक्षक बन गए बहुत है। मगर वो शिक्षक अपने आप में हीन भावना महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि उसके आगे माध्यमिक स्तर भी होता है। वो अपने अंतर मन में भाव सजोए रहता है कि मैं माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक बन जाऊं। और जो माध्यमिक विद्यालय में पहले से अध्ययन करवा रहा है, वो शिक्षक चाहता है कि मैं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अपनी प्रतिभा दिखाऊं। और जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में है, वहाँ का शिक्षक ये अपने आप को ये चाहता है कि मैं भी थोड़ा सा उच्चता की ओर अग्रसर हूँ, तो मैं किसी कॉलेज में या महाविद्यालय में स्नातक वालों को पढ़ाऊँ। ये हाँ, और एक स्नातक में पढ़ाने वाला सोचता है कि मैं परास्नातक वालों को पढ़ाऊँ, और एक परास्नातक वालों को जो पढ़ाने वाला होता है, जो वर्षों से डॉक्टरेट दिलाता है, जिसे हम गाइड कहते हैं,
गाइड यानी मार्ग दिखाने वाला, और हमारे गांव में गाइड के नाम से तकिया आती है जिसमें प्रश्नों के उत्तर होते हैं, वो भी गाइड होते हैं। तो दोनों में समानता है। हम एक गाइड लेते हैं, ये पहले आजकल नहीं आता है, पहले कुंजी का मतलब होता है चाबी। पहले प्रश्नों के उत्तर के लिए हर प्रश्न का उत्तर मिलता था, एक कुंजी मिल जाती थी, कुंजी में लोग लेकर के और उससे अपने उत्तर अंकन करते थे। तो आजकल तो विद्या अध्ययन में उस तरह का मैंने माहौल नहीं देखा है, मगर हाँ, गाइड की बात अवश्य सुनी है। तो लोग अच्छे गाइड के लिए आज वर्षों का इंतज़ार करते हैं, तब जा कर के उन्हें अपनी दक्षता को सिद्ध करने के लिए मार्ग मिलता है। तो यहाँ हमें यह बात जाननी चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में निष्णात होने के लिए हमें क्या कहें कि एक क्रमगत जीवन, निरंतरता जारी रखनी पड़ती है, तभी सब कुछ संभव हो पाता है। तो मैं नहीं जानता कि आपका आज का वक्त कैसा है, इसके साथ आपके सबके है ना परिवेश अलग अलग होते हैं। मैं इतनी बातें आपको सुना गया, मगर आसान नहीं है। हर व्यक्ति के लिए इस माध्यम को छुपाना आसान नहीं है, क्योंकि हर एक की पृष्ठभूमि अलग अलग है, हर एक का आय व्यय का लेखा जोखा जो अलग अलग है। क्योंकि कोई 5,000 रुपये कमाता है, कोई 50,000 कमाता है, कोई 5 लाख कमाता है, कोई उससे ऊपर भी कमाता है। और यह सब अपने जो सोच और क्षमताओं पर निर्भर करता है। मैंने तो आसानी से कह दिया, तो आप में से कोई कहेंगे कि आपने बहुत आसानी से कह दिया, यह किसी के लिए संभव नहीं। तो मैं भी जानता हूँ, मैं भी ऐसे ही किसी स्थान से आया हूँ जहाँ सब कुछ संभव नहीं था, आज भी संभव नहीं है। देख लीजिए, हम यदि कोई कहे कि मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ तो नहीं, देखिए मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ, देख लीजिए, और प्रतिदिन इधर ही मिलता हूँ, देख लीजिए। सिर्फ मेरे पास ये प्रकृति है, और ये प्रकृति की गोद में जब मैं आता हूँ प्रतिदिन प्रातः, तो आपसे सोचता हूँ कि चंद रूबरू होकर के कुछ बातें कह लूँ। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी बातों से आप लोग सहमत हों, मगर हाँ, निरंतरता ज़रूरी है। चाहे आपका मार्ग कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, मगर दक्षता, निरंतरता ये सूत्र है जीवन के, और इन सूत्रों को आप अपने जीवन में उतारें, और हो सकता है सफलता मिले, थोड़ा देर से मिले, मगर सफलता मिलेगी अवश्य। क्योंकि ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है कि किसी ने कर्म किया हो और उसको फल की प्राप्ति नहीं हुई। हाँ, अब ऐसा है कि कुछ कार्यों का जो है परिणाम शीघ्र आता है, और कुछ का देरी से आता है, मगर देरी से आने वाला जो परिणाम है वो दीर्घ काल तक चलता है, और जो तुरंत परिणाम जितनी शीघ्रता से प्राप्त होता है वो उतनी शीघ्रता से मतलब नष्ट भी हो जाता है। तो हमने आज इतनी बातें की, और आज के समय के साथ जो ज़रूरी है वह करने के लिए आप अपने स्वयं की बुद्धि का भी प्रयोग करें, क्योंकि स्वयं की परिस्थितियों से व्यक्ति बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होता है। हम किसी दूसरे के ऊपर अपने विचार थोप कर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, दो तरह के होते हैं ना, एक में आदान प्रदान होता है, तो एक दिया जाता है और एक लिया जाता है। तो मेरे जो छोटे मोटे अनुभव दे रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई ग्रहण करे। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो काबिल व्यक्ति की तलाश में होते हैं कि हमें किसी मार्ग पर जाना है, तो जो मार्ग का ज्ञाता है उसके पास जाते हैं, ताकि मार्ग में होने वाली कठिनाइयों से बचा जा सके, जिसको मेंटर कहते हैं, और पुरानी भाषा में गुरु कहते हैं। लोग ऐसे तलाश होते हैं, क्योंकि यह तभी संभव है ना कि जो व्यक्ति यदि किसी मार्ग को जानता होगा, उससे हम सलाह लेंगे, वह बताएगा, तो हम आसानी से बिना किसी ज़्यादा खर्चे के, ज़्यादा कष्ट के उस मार्ग में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकेंगे, या जहाँ चाहते हैं उस मंजिल तक हम पहुँच पाएंगे। तो यह इसीलिए ज़रूरी है कि हमारा एक मार्गदर्शक
पथ प्रदर्शक हो। और मैं तो यही कामना करता हूँ कि आपके जीवन में कोई पथ प्रदर्शक है और आप उसका अनुकरण कर रहे हैं तो यह बहुत ही श्रेष्ठ बात है और आप धन्यवाद के प्राप्त है, धन्यवाद की आपको प्राप्ति हो। और यदि आपके जीवन में कोई नहीं है तो मैं चाहूँगा कि यथाशीघ्र आप जिसकी तलाश में हो, किसी मेंटर की, किसी गुरु की या किसी मार्गदर्शक की, किसी पथ प्रदर्शक की, तो आपको वह शीघ्र प्राप्त हो। बस इसी आशा के साथ आज आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।